हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 की कार्यपत्रक नंबर 24, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज से या सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। यह आपका जो कार्यपत्रक है वो 22 अक्टूबर 2021 का है और इस कार्यपत्रक में हम आज पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में तो शायद आप ना जानते हो, पर मुग़ल साम्राज्य की जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें बनाई गई हैं, उनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। जैसे लाल किला, हुमायूं का मकबरा, आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, या आगरा का किला, ये सब जो हैं वो, या फिर हम औरंगाबाद का किला, ये सब मुग़ल साम्राज्य के दौरान ही बनाए गए थे। और ये इतनी सुंदर और इतनी मजबूत इमारतें हैं, इनमें इनकी जो बनाने की कला है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें कुल कितने राजा हुए हैं अब तक, या हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के कुल कितने राजा थे। राजा तो काफ़ी सारे हुए, पर जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उन्हें हम अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहें तो हम उन्हें याद कर सकते हैं बाज शाह। ठीक है, ये उनका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें बी का मतलब बाबर, ठीक है, एच का मतलब हुमायूं, ये आप पढ़ भी चुके होंगे, हुमायूं। ए का मतलब अकबर, अकबर। जे से जहांगीर, एस एच से शाहजहां, और ए ओ से औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ये कुल मिलाकर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 जो शासक हुए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र आए, फिर उनके पुत्र बहादुर शाह जफ़र 1 2 3 इस तरीके से आते गए। पर जो सबसे जिन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कराई, ये उनमें से 6 शासक मुख्य हैं। और बहादुर शाह जफ़र आखिरी शासक थे जिनके बाद भारत में जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित होना शुरू हो गया था। फिर छोटे छोटे इलाकों में उसके पुत्रों ने शासन किया, पर जो सबसे सक्सेसफुल शासक रहे वो यही सारे शासक रहे। शुरुआत में जब बाबर भारत आया तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इतना कामयाब नहीं रहा, पर उसके बाद जब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सब हुए तो इन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम किस मुग़ल शासक के बारे में पढ़ रहे हैं? यस, वेरी गुड। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। हुमायूं जो है वो दूसरा मुग़ल शासक था, है ना। पहला बाबर और दूसरा हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। हम हुमायूं के बारे में नहीं, हम तीसरे शासक अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हुमायूं दूसरा और तीसरा अकबर उत्तराधिकारी बना। जब वह राजा बना उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर राजा बना उसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष की थी, क्योंकि और कोई शासन संभालने वाला नहीं था, तो उसे राजा बना दिया गया। बैरम खां और उसका संरक्षक, बैरम खां उसका संरक्षक था एवं मुग़ल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में उसकी सहायता की। जो बैरम खां था उसने जब वो राजा बना तो उसका मतलब एक तरह संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड था, और उसी ने उसे अपने शासन को आगे बढ़ाने में और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में अकबर की मदद की। तो धीरे धीरे अकबर ने बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख ली, क्योंकि अकबर बहुत क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी सीखने वाला व्यक्ति था। और उसका शासनकाल भारत में बहुत अच्छा शासनकाल माना जाता है, क्योंकि उसने जो चीज़ें की उसके वो मुस्लिम था, पर वो फिर भी हिंदुओं को महत्व देता था। जैसे उसके जो नवरत्न थे वो ज़्यादातर उसमें हिंदू थे। अकबर और बीरबल के बारे में तो आपने भी सुना होगा। तो बीरबल जो था वो हिंदू था, और वो हिंदुओं को भी बहुत महत्व देता था और मुस्लिम्स को भी महत्व देता था। उसका मुख्य जो आधार था किसी को महत्व देने का, वो उसकी बुद्धि, समझदारी या योग्यता थी।
ठीक है। तो अब देखते हैं अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। सैन्य अभियान मतलब है कि उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी जगहों को जीता, वो सारी चीजें। तो इसका सीक्वेंस ऐसे है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो सबसे पहले है 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। मतलब जब वो राजा बना उसके कुछ समय पश्चात, यानी कि 1556 और 1570 में वो बैरम खां से और अपने घरेलू कर्मचारी जो उसकी देखभाल करते थे उनसे अलग हो गया। उसके बाद उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसने क्या किया, सूरी जो वंश था या सातकी, क्योंकि ये खुद भी अफगानी थे, मुगल साम्राज्य जो है वो अफगानिस्तान से भारत में आया था। अफगान जो दूसरे अफगानी शासक थे उन्हें अपने पास के जो क्षेत्र हैं मालवा और गोंडवाना और अपना जो उसका जो सौतेला भाई था मिर्शा हकीम और उजबेगों के जो उन्होंने लड़ाई झगड़ा या उन्होंने जो विद्रोह या उन्होंने जो आक्रमण कर दिया था उसे दबाने के लिए युद्ध किया और अभियान चलाया। उसके बाद 1568 में शिशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। ये दोनों जगह ही, चित्तौड़ और रणथंभौर, दोनों राजस्थान में, और सिसोदिया वंश भी राजस्थान का वंश है। तो इन पर हमला किया और इन पर कब्जा कर लिया। अगला 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। यानी 1570 और 1585 में उसने गुजरात राज्य को जीता, क्योंकि पहले आए तो ये दिल्ली और आगरा थे, फिर इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैला लिया था। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया गया। उत्तर पश्चिम में अभियान, तो पश्चिम कौन सा क्षेत्र है, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, या मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं मध्य का भाग है आपका, जो मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला है। तो 1885 से 1605 तक वहाँ पर युद्ध लड़े गए, उनके राजाओं को हराया गया और उस क्षेत्र को कब्जा में या उस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर दिया गया। सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। सफ़ाविदों को हराकर, यानी कि ये कंधार जो है वो अफ़गानिस्तान में, आप लोगों ने सुना होगा ना, कंधार हाईजैक में या कंधार में जो जहाज या प्लेन हाईजैक कर लिया था। तो कंधार जो था, यानी कि अकबर ने सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी देशों में भी सैन्य अभियान चलाए और उन्हें भी जीत लिया, और उसके बाद भी कश्मीर को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। यानी कि मिर्जा जिसका सौतेला भाई था मिर्जा, इसका नाम यहाँ पे मिर्जा आना चाहिए था, मिर्शा लिखा है। मिर्जा हकीम को जब उसने हरा दिया और उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसने काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल को जीत लिया और दक्कन में अभियान चलाया, यानी कि दक्षिण भारत में अभियान चलाते हुए बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया। तो ये तो इसके सैन्य अभियान थे। अब आगे देखते हैं। ये अकबर जो था वो बहुत बहादुर, और उसने अपना जो राज्य था वो लगभग पूरे भारत में ही फैला लिया था। अब आगे देखते हैं, एक एक करके इसके बाकी की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकबर की प्रशासनिक नीति, यानी कि अकबर किस तरीके से अपना शासन या राज्य चलाता था। अकबर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अकबरनामा, और उसमें उन्होंने अकबर के शासन संबंधी, युद्ध संबंधी, व्यवहार संबंधी सब तरीके की जानकारियाँ लिखी हैं। तो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था, और जिसका जो अधिकार है वो एक व्यक्ति को दिया हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पंचायत में पंच होते हैं या मेयर बन जाते हैं, उस तरीके से एक एक व्यक्ति को दिया गया था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारी निभाते थे। जो
जो सूबा बना दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, हर स्टेट का अपना अपना मुख्यमंत्री है, तो उसी तरीके से स्टेट की तरह उन्होंने अपने सूबे बनाए हुए थे और हर सूबे का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसे सूबेदार कहते थे और वो वहाँ की राजनीतिक और सैनिक दोनों ही चीज़ें देखता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। हर प्रांत में यानी कि जो हर स्टेट था उनका या सूबा था उसमें एक वित्तीय अधिकारी होता है, यानी कि धन से संबंधित जानकारी रखने वाला या धन से संबंधित निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति होता था जिसे दीवान कहा जाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी या नगर की पुलिस का अधिकारी आदि। और बाकी के जो काम होते हैं, जैसे उसने 2 काम तो जोड़ दिए कि एक काम बता दिया कि वित्त से संबंधित वाला व्यक्ति दीवान कहलाएगा। उसके बाद है जो सेना को वेतन देगा वो बख्शी कहलाता था। धर्म से जुड़े हुए कार्यों पर खर्चा करना और उन सब कार्यों की देखभाल करना वाला व्यक्ति सदर कहलाता था। सेना नायक यानी कि सेना को कंट्रोल में रखने वाला फौजदार और पुलिस को कंट्रोल में रखने वाला कोतवाल कहलाता था। आगे देखते हैं हम इसकी धार्मिक नीति। इसकी धार्मिक नीति जो कही जाती थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि इसने ये नहीं किया था कि सिर्फ मुसलमानों को ही अधिकार दिए थे, उसने हिंदुओं को भी कुछ अधिकार दिए हुए थे। अकबर ने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया। सहिष्णुता की यह धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। यानी कि इसने जो किया था, इसकी नीति ये नहीं थी कि भले ही ये मुसलमान था पर कि सिर्फ वो मुस्लिम्स को ही वैल्यू करे, मुस्लिम्स के ही अधिकारों का रक्षण करे, सुरक्षा करे, वो ऐसा नहीं करता था। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसमें सहिष्णुता जो व्यक्ति है वो सभी के धर्मों को महत्व देता था और उनका जो केंद्र बिंदु था, यानी कि जो वैल्यू जिस चीज़ की करता था वो नीति शास्त्री करता था। यानी कि जो आपके सुझाव हैं, आपकी बुद्धि है, आपकी समझदारी है, इन सभी की वैल्यू करता था और ये सब जगह मान्य थी, सभी पर लागू की गई थी और इसका मुख्य आधार जो था वो सच्चाई, न्याय और शांति था। तो अकबर के काल में बहुत महत्वपूर्ण थी सच्चाई, न्याय और शांति। लगभग वो कोशिश करता कि सभी को न्याय दे और राज्य में शांति स्थापित रहे और सच्चाई का पालन किया जाए। ठीक है, अब देखिए क्या क्रियाकलाप दिया गया। अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों की जानकारी एकत्रित करें। ये आप कर सकते हैं, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो करने हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताएं। तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति थी। ठीक है, इसमें अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाता था। पहले हम लिख सकते हैं, पहला था कि सुलह कुल की नीति। दूसरा, अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं होता है, अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं था, या आप इसमें से देखकर लिख लीजिए, मैं समझा दे रही हूँ, नहीं था। तीसरा है ये सर्वत्र लागू थी और न्याय, सच्चाई और शांति पर आधारित थी। ठीक है, अब लास्ट है हमारा अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। अकबर के प्रशासन की क्या विशेषता थी ये लिखी हुई है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। यानी कि पहला ये हो गया। दूसरा, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। दूसरा और तीसरा ये रहा, प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल आदि। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं ये हो गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी। इसके जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बाकी की वर्कशीट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।